मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं अपने ससुराल आ गई थी। मुझे एक सजी हुई बेड पर बैठा दिया गया था। मैं इसी तरह घूंघट लिए बैठी थी। जब वह मेरे कमरे में आए, मैंने उन्हें देखा। मेरे पति बहुत ही हैंडसम और नौजवान इंसान हैं। उसे देखते ही कोई भी लड़की उनकी दीवानी हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाद मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई जब उस आदमी पर मेरी नज़र पड़ी, जो कि मेरे पति के पीछे ही खड़ा था। मैं उसे देखती रह गई। ऐसा कभी नहीं होता कि एक औरत के कमरे में उसके पति के अलावा कोई और भी आए, वह भी सुहाग रात के कमरे में। मैंने देखा उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं तो डर गई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी देख सुनकर ही की है। किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं की थी जो अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत ना कर सकता हो। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। वह बूढ़ा आदमी बेड के नीचे एक अंडा रख रहा था, जिसे मैंने देख लिया था। मैं तो हैरान हो गई कि बेड के नीचे अंडा कौन रखता है। अंडा तो फ्रिज में रखने वाली चीज़ है। लेकिन मैं झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा और कमरे से बाहर चला गया। चलो, भगवान की कृपा हुई कि वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं सीधी होकर बैठी। मेरा ख्याल था कि मेरा पति मुझसे कुछ मीठी बातें करेगा, मेरा हालचाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कहने लगा, सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तुम भी अपने कपड़े बदल लो और आराम से सो जाओ। तो मैंने सोचा शादी की थकावट है, इसलिए उन्हें नींद की ज़रूरत है। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि इस आदमी ने नज़र भरकर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। जिस आदमी के लिए औरत इतना तैयार होती है, कितने सपने सजाती है, वह उसे एक नज़र भरकर देखा भी नहीं। अपने पति की तरफ से मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैंने यह बात अपने पति से बोली थी कि राहुल, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर राहुल ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा, कोई बात नहीं, दिल टूटा है तो जुड़ भी जाता है। वैसे मैंने सुना है कि औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। यह कहकर राहुल तो फिर से हंसने लगा और कहा कि मैं तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि तुम एक सीधी सादी लड़की हो। उम्मीद करता हूँ तुम और औरतों जैसे मेरे साथ रहने की ज़िद ना करोगी। कपड़े बदलो और सो जाओ। और हाँ, इस बात पर मुझे और बहस नहीं चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम कभी बेशर्मी की हद पार नहीं करोगी। मैं हैरान होकर अपने पति की बात सुनने लगी। भला पति के साथ में रहना कौन सी बेशर्मी होती है? और मेरे पति की सोच बहुत पुराने ज़माने की लग रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो अपनी सास से बात करूँगी कि राहुल ऐसा क्यों कर रहा है, और यही सोचते हुए मैं सो गई। सुबह होते ही मेरी सास ने दरवाज़े पर नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने ही मेरी सास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। कहने लगी, उम्मीद करती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होगी। अब जल्दी से फ़्रेश होकर किचन में आ जाओ। मैं फ़्रेश होकर किचन में गई तो मेरी सास ने कहा, तो बताओ मेरे बेटे के साथ खुश तो हो? मैं बेहिचक होकर अपनी सास को सारी बातें बता दी कि आपका बेटा तो मुझसे दूर रहने की बात करता है और कहता है कि तुम मेरी माँ के साथ ही रहोगी, उनके कमरे में सोगी। आखिर पति के साथ रहने में कौन सी बेशर्मी वाली बात होती है? तो मेरी सास मुझसे कहने लगी, अरे कैसी पत्नी हो तुम, अपने पति को पहली रात में भी अपने बस में ना कर सकी। औरत के सामने तो पत्थर से पत्थर आदमी भी पिघल जाए, लेकिन आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, अपने ही मौज मस्ती में रहती हैं, दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हें तो अपना घर बसाना भी नहीं आता। हमारे यहाँ मर्दों की ही चलती है। अब तुम मेरे कमरे में ही रहोगी, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरी सास तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे उनका बेटा कोई महाराजा हो, और कह रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए इतना तो कर सकती हूँ कि मेरा कमरा ऊपर है तो मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती हूँ और राहुल के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। इस तरह तुम दोनों आपस में थोड़ा टाइम बिता सकते हो। नहीं तो लोग बातें बनाने लगेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता आपस में ठीक नहीं है। मैंने सोचा चलो इस तरह मैं राहुल के सामने रहूँगी, राहुल मुझे देखेगा तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा।
मेरे ससुराल में सब लोग बहुत ही अजीब थे। ज़्यादातर अपने कमरे के अंदर ही बंद रहते थे। मैं धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके सीख रही थी। सास का भी यही हाल था, अपने कमरे में ही रहती। मुझे लगा कि बाहर गेट पर कोई है। मैंने उठकर कमरे की खिड़की से देखा तो राहुल घर के बाहर से अंदर आ रहे थे। लेकिन यह देखकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि उनके साथ में एक लड़की भी थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके काले लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, चमकदार आंखें, बहुत ही सुंदर थी। वह लड़की बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखी थी। उसके पीछे पीछे वही आदमी था जो उस दिन मेरे सुहागरात के कमरे में मेरे पति के साथ आया था। उस आदमी को देखकर मुझे फिर से डर लगने लगा। उसके चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी बहुत ही डरावनी लगती थी। उस लड़की को घर में लेकर आ गया। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं राहुल को ऐसा नहीं करने दूंगी। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरी इजाज़त के बिना राहुल दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से की हालत में मैं राहुल के सामने जाकर खड़ी हो गई। राहुल ने मुझे अपने सामने से हटा दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं राहुल को पीछे से आवाज़ दी, राहुल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अपने कमरे में चला गया। साथ में वह लड़की और वह आदमी भी चले गए। मैं राहुल के पीछे पीछे कमरे में जाने लगी तो राहुल ने मुझे बाहर धकेल कर कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैंने कमरे के बाहर से ही चीख कर कहा, राहुल तुम ये गलत कर रहे हो, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो राहुल ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, यह बाबा जी भी तो मेरे साथ कमरे में हैं, तुम जाओ जाकर सो जाओ। राहुल की बात सुनकर मैं फिर से गुस्से में बोली, राहुल मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। मैं तुम्हारे इरादे जान गई हूँ। तुमने मुझसे शादी की है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। तुम्हें इसी से शादी करनी थी तो कर लेते, मुझसे शादी क्यों की। मेरी बात सुनकर राहुल ने दरवाज़ा खोला और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, पत्नी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से शादी करने नहीं जा रहा। राहुल की बातें सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम राहुल इस रिश्ते को निभाने की बातें कर रहा है। लेकिन मेरी सुई फिर उस लड़की पर जाकर अटक गई। मैंने पूछा, तो फिर इस लड़की को क्यों लाए हो। तो राहुल ने कहा, इसे हम इलाज करने के लिए लाए हैं, यह शादीशुदा है, इसे बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए बाबा जी इसे कुछ जड़ी बूटी देंगे, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। 3 महीने हो गए थे। राहुल हर दिन 5 औरतों को घर लेकर आता था और मेरे पति के साथ में बाबा भी उस कमरे में बंद हो जाते थे और अंदर क्या हो रहा है वह मुझे कभी नहीं पता चलता था। 3 महीने में अभी तक एक बार भी मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। छूना तो दूर की बात, मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते थे। अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने ठान लिया कि मैं यह जानकर रहूँगी कि मेरे पति और वह बाबा औरतों के साथ क्या करते हैं। इसी 3 महीने के बीच में मैंने कई बार अपनी सास से भी कहा था कि वह मेरे पति से मेरे बारे में बात करें कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हर बार सास यही कहती कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करे, लेकिन वह मेरी बात मानता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं। अब मैं खुद ही ठान लिया था कि अब मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। आज रात का खाना मेरी सास और मैंने खा लिया। मेरा पति अभी आया नहीं था। मैं अपने सास के साथ उनके कमरे में जाकर सो गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी सास सोए और मेरा पति घर में वापस आए। कुछ देर बाद मुझे कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। इधर मेरी सास भी सो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि राहुल को मुझ पर ज़रा भी शक हो। मेरी सास को इस बारे में पता नहीं था कि उनका बेटा कमरे में हर दिन 5 औरतों को लाता है, और मैं इस बारे में अपनी सास को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हो सकता है कि राहुल औरतों को कहीं और ले जाना शुरू कर दे। मैं राहुल के कमरे में आ गई और एक ऐसी जगह छुप गई जहाँ से मुझे कमरे का पूरा नज़ारा देखने को मिल सकता था। राहुल के साथ वह अजीब सा बाबा दोनों कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा आज कोई भी औरत उनके साथ नहीं थी। यह देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने सोचा सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि मुझे उस बाबा के बोलने की आवाज़ आई। तभी मुझे आइडिया आया और मैंने अपना फ़ोन निकाला और उन दोनों का वीडियो बनाने लगी। वह कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी इन 3 महीनों में हमारे बीच काफ़ी दखल दे रही है, तुम्हें अपनी पत्नी का कुछ करना पड़ेगा। अगर वह ऐसे ही हमारे काम के बीच आती रही तो हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। तो राहुल हंसकर बोला कि आप चिंता ना करें बाबा, अगर हमारे काम में अब और दखल दी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। राहुल की बातें सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और उनके बीच और भी ऐसी बातें हुई जिसे सुनने के बाद तो मैं अपना होश खो बैठी थी। मैं वहीं पर सर पकड़ कर बैठ गई। कुछ
हफ्ते बाद राहुल बाबा को छोड़ने गेट तक गया और मेरे पास यही मौका था। मैं जल्दी से निकलकर सास के कमरे में आ गई। मैं सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले काम यही किया कि मैं पुलिस स्टेशन गई। मैं रात की बनाई हुई वह वीडियो पुलिस को दे दिया और कहा कि अगर आप मेरी मदद करें तो एक मुजरिम को पकड़वाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पुलिस वाले मेरी मदद करने को तैयार हो गए और फिर मैं घर आ गई। जैसे तैसे करके पूरा दिन कट गया और फिर रात होते ही मेरी सास सोने के लिए कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा पति, बाबा और उनके साथ एक औरत तीनों कमरे में गए। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और हमारे घर पर धावा बोल दिया। मैंने राहुल के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस वाले गेट खुलवा कर अंदर गए और तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस की मार से राहुल ने सच बोल दिया था। उसने बताया कि हम झूठ मूठ का ऐसा टोटका करते थे जिससे बांझ औरतों को विश्वास हो जाता था, इससे वे माँ बन सकती हैं, और इस टोटके के दौरान वह एक जड़ी बूटी शरबत के रूप में उन बांझ औरतों को पिला देते थे जिससे वह औरतें बेहोश हो जाती थीं। उसके बाद राहुल और वह बाबा मिलकर उन औरतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे और वह औरतें बच्चे के लालच में आकर अपना वजूद खो बैठती थीं। शायद यही वजह थी कि शादी के बाद भी राहुल को अपनी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जो उसे एक पत्नी दे सकती थी वह सब तो उसे रोज़ नई नई लड़कियों से मिलता था। और उन औरतों को एक अंडा भी दिया जाता था जिससे कि वह अपने घर ले जाती और उसे अपने बेड के नीचे रखना था। इसके बाद में औरतें और भी ज़्यादा राहुल और उस बाबा पर भरोसा कर लेती थी। राहुल और वह बाबा जेल जा चुके थे। मेरी सास अब अकेली पड़ चुकी थी। मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी विनती पर मेरे पापा तैयार हो गए और मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप किसी भी बाबा पर विश्वास ना करें और अपने वजूद को ना खोएं। इस दुनिया में ऐसे कई बाबा हैं जो हमारे भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।